जब भी हम मुगल सल्तनत का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद आलीशान किले, खून खराबे वाले जंग के मैदान और सोने चांदी से लदे हुए बादशाह, है ना? एक ऐसी सल्तनत जिसने यकीनन अपनी ताकत और अपनी शान से दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो बेहिसाब दौलत थी, ये चमक दमक, ये शान शौकत, आखिर ये सब आई कहाँ से थी? क्या कोई सल्तनत सिर्फ तलवार के दम पर या खजाने लूटकर सदियों तक दुनिया की सबसे अमीर ताकत बनी रह सकती है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? असल में मुगलों की असली ताकत उनकी तलवार की धार में उतनी नहीं थी जितनी उनके कारीगरों के हुनरमंद हाथों में, उनके जुलाहों के करघों में और उनके व्यापारियों के तराजू में छिपी थी। तो चलिए आज उसी अनकही कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, सल्तनत की सुनहरी बुनियाद। ये वो बुनियाद थी जिसने हिंदुस्तान को सचमुच में दुनिया का कारखाना, मतलब वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बना दिया था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 17वीं सदी में मुगल हिंदुस्तान अकेले ही दुनिया की कुल दौलत का लगभग 25% हिस्सा बना रहा था। ये उस समय के पूरे पश्चिमी यूरोप की कुल कमाई से भी कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ बादशाह की दौलत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति का सबूत था जिसके सामने उस वक्त पूरी दुनिया सिर झुकाती थी। तो सवाल ये है कि ये ताकत आई कहाँ से? इसका जवाब छिपा है उन हुनरमंद हाथों के जादू में। आइए मिलते हैं उन गुमनाम कारीगरों से जो इस सल्तनत की असली दौलत थे। बंगाल के जुलाहों की उंगलियों का कमाल देखिए। ये बनाते थे ढाका की मलमल, एक ऐसा कपड़ा जो इतना महीन और पारदर्शी था कि उसे आब ए रवां यानी बहता हुआ पानी कहा जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि इस कपड़े का पूरा थान एक अंगूठी से आर पार निकल जाता था। सोचिए, पूरी दुनिया इसकी दीवानी थी। और उधर कश्मीर के कारीगरों का हुनर भी कुछ कम नहीं था। उनकी बनाई पश्मीना शॉलें इतनी नरम और इतनी खूबसूरत होती थीं कि दुनिया भर के शाही दरबारों में उनकी भारी मांग रहती थी। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये तो कला के बेजोड़ नमूने थे। लेकिन कहानी सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी। सूती, कैलिको और रेशम से लेकर लाहौर और गोलकुंडा की धारदार तलवारें और तोपें तक, खेतों से निकलने वाली चीनी, अफीम और नील से लेकर इत्र, मसाले और बारूद बनाने वाला शोरा, हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया को सब कुछ दे रहा था। ये एक मजबूत औद्योगिक ताकत की सच्ची तस्वीर थी। अच्छा, माल तो तैयार था, पर उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता कौन था? यहीं से शुरू होती है कहानी सौदागरों के कारवां की, जिन्होंने व्यापार का एक ऐसा जाल बिछाया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। मुगल हिंदुस्तान उस समय दुनिया के व्यापार का एक चौराहा बन गया था। जमीन और समुंदर के रास्ते फारस, ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे, और हर रास्ता दौलत लेकर आता था और दौलत लेकर ही जाता था। इस विशाल नेटवर्क का दिल था सूरत जैसा बंदरगाह। सूरत इतना अहम था कि उसे बाबुल मक्का यानी मक्का का दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि यहीं से हर साल हजारों लोग हज के लिए निकला करते थे। मतलब ये सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि तहजीब और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। अब इतने बड़े व्यापार को चलाने के लिए एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम की भी तो ज़रूरत थी, और यहीं पर सामने आता है हुंडी का कमाल। हुंडी को आप उस जमाने का क्रेडिट कार्ड या बैंक ड्राफ्ट समझ सकते हैं। इसने बिना एक भी सिक्का साथ लिए हजारों मील दूर तक सुरक्षित लेनदेन को मुमकिन बना दिया था। जरा सोचिए, एक व्यापारी सूरत में पैसा जमा करता है और बदले में उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसे हुंडी कहते हैं। अब उसका कोई आदमी उस हुंडी को लेकर आगरा पहुंचता है, वहां उसे दिखाता है और उसे पूरी रकम कैश मिल जाती है। न लूटपाट का डर, न चोरी का कोई खतरा। आप ही बताइए, व्यापार के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था? इस पूरे व्यापार की कहानी दो तरह के लोगों के बिना अधूरी है। एक तरफ थे सेठ और वोरा जैसे अमीर साहूकार, जैसे कि सूरत के वीरजी वोरा, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। और दूसरी तरफ थे बंजारे, जो अपने हजारों बैलों के कारवां के साथ देश के कोने कोने तक सामान पहुंचाने वाली धमनियों की तरह थे। एक इस सिस्टम का दिमाग था तो दूसरा उसका जिस्म। तो ये सारी आर्थिक हलचल, ये सारी की सारी दौलत आखिर जाती कहाँ थी? अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये दौलत शहंशाह के खजाने में पहुंचकर सल्तनत की शान और शौकत बन जाती थी।
मुगल बादशाहों ने शाही कारखाने बनवाए थे, जहां देश के सबसे बेहतरीन कारीगर काम करते थे। इन कारखानों की देखरेख मीर ए सामा नाम का एक बड़ा अधिकारी किया करता था। यहाँ सिर्फ बादशाह और उनके दरबारियों के लिए ऐसी नायाब चीजें बनती थीं जो सल्तनत की ताकत और कला का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती थीं। इस आर्थिक तरक्की ने शहरों को जन्म दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में मुगल सल्तनत की लगभग 15% आबादी शहरों में रहती थी, और ये आंकड़ा उस समय के यूरोप से कहीं ज्यादा था। आगरा, लाहौर और दिल्ली जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में गिने जाते थे, जहां दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते थे। और इस सारी दौलत से बना क्या? इससे बनी वो इमारतें जिन्हें देखकर आज भी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती हैं। ताजमहल जैसी बेमिसाल रचनाएं उसी दौलत और उसी कला की निशानी हैं। ये दौलत सिर्फ खजानों में दफन नहीं हुई, बल्कि पत्थरों पर तराशी गई अमर कहानियों में आज भी जिंदा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस बेहिसाब दौलत की विरासत क्या रही? एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में मुगल हिंदुस्तान ने दुनिया पर ऐसा क्या असर छोड़ा जो शायद आज भी महसूस किया जाता है? 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने जो लिखा वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, पूरी दुनिया का सोना और चांदी चक्कर लगाने के बाद आखिर में हिंदुस्तान में ही दफन हो जाते हैं। ये एक वाक्य बताने के लिए काफी है कि मुगल हिंदुस्तान क्या था। वो दुनिया का आर्थिक सूरज था जिसके चारों ओर बाकी दुनिया घूमती थी। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। 1700 के आते आते सल्तनत अंदरूनी और बाहरी दबावों से कमजोर होने लगी, और फिर 1750 के बाद जब समंदर के रास्ते यूरोपीय ताकतें हिंदुस्तान पहुंचीं, तो ये महान आर्थिक ढांचा धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सल्तनतें व्यापार को जन्म देती हैं, या फिर व्यापार सल्तनतों को? मुगल हिंदुस्तान की कहानी तो हमें यही दिखाती है कि तलवार की ताकत और तराजू की दौलत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शायद एक के बिना दूसरे का वजूद मुमकिन ही नहीं।